अब हम आज के आखिरी पैनल का उद्घाटन करते हैं। हमारे आखिरी पैनल को मॉडरेट करने के लिए मैं निमंत्रण दूंगा एनएसडीसी के फॉर्मर ग्रुप सीएफओ प्रकाश शर्मा जी। जैसा मैंने शुरुआत में ही बोला था कि प्रकाश शर्मा जी का अद्भुत योगदान है हमारे किसी भी एनजीओ को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। उसके फाइनेंसेस का सशक्त होना, उसकी वित्तीय सिचुएशन, वित्तीय स्टेटमेंट्स का स्ट्रेंथन होना बड़ा आवश्यक है, और शायद प्रकाश जी ने वही सार्थक के साथ किया है। प्रकाश जी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने काफी इनोवेटिव सॉल्यूशंस और प्रोसेसेस सेट किए हैं। उन्होंने ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया है। जो एनएसडीसी में अप्रेंटिसशिप स्कीम, प्रोक्योरमेंट एवं लार्ज स्केल प्रोग्राम्स का जो पूरा सोच से एग्जीक्यूशन तक का सफर इन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। और यहां पे हम बात करेंगे कैसे 1000 से 2000 सार्थकों का गठन हो, जहां पे सार्थक अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सके। तो मैं आमंत्रण देता हूं प्रकाश शर्मा जी को कि वो आए और बाकी सभी पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन दे करके आप उनसे इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। Thank you, Siddharth ji, for this wonderful introduction. I think last session है थोड़ा सा सुस्ती आ रहा होगा सब में, सुबह से काफ़ी अच्छे डिस्कशन हुए हैं, बट I'll try थोड़ा सा और हम आपको ओवरलोड कर सके विद द इंफॉर्मेशन. So I would request my co-panelist Dr. Sanjay Pradhan to be on the stage, Miss Neelam Lola ji, Dr. Vaishali Kole ji, Miss Sampada Sevde ji, and Miss Rajni ji. Please come over the stage. So good afternoon once again. थोड़ा सा मेरे को आवाज़ सुनना आप लोगों का. Good afternoon. आवाज़ तो थोड़ा मतलब सुस्ती है, तो लंच नहीं करवाया दीपिका आपने, आई थिंक. गुड आफ्टरनून. चलो थोड़ा जोश आया इसमें. सो इट्स माय प्लेजर टू बी हियर अगेन ऑन दिस. आई एम वेलकमिंग यू ऑल अगेन ऑन दिस 16th नेशनल एनुअल डे सेलिब्रेशन एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई, एंड आई एम ऑनर्ड टू बी विद डिस्टिंग्विश्ड पैनलिस्ट. Dr. Sanjay is my old friend. I think we know each other for last 10 years. So now on this India Disability Empowerment Alliance, कैसे हम काफ़ी सारे लोगों को जोड़ के एक साथ चल सकते हैं. तो ये क्रूशियल कन्वर्सेशन रहेगा हमारे पैनल के लिए, जो अगेन आई एम रिपीटिंग, टू एम्पावर द पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटीज़. इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, जिनको मैं जनरली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओज बोलता हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉरपोरेट्स हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, एंड सो ऑन, इनको सबको साथ जोड़ के हम कैसे इनोवेटिव इनिशिएटिव्स लें, जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं इन सब एनजीओज का, उसको इम्प्लीमेंट करें और एडवोकेसी स्ट्रेटजीज को फैलाएं. सो जस्ट पैनल का थोड़ा, बिकॉज हमारा लास्ट सेशन है एंड मेरे को बोला गया है कि हमें 5 बजे इसको ख़त्म करना, तो मैं थोड़ा सा रूल्स करना चाहूँगा कि 5-6 मिनट्स वी विल हैव फॉर ईच पैनलिस्ट. इसके बाद में हम Q&A सेशन करेंगे इन केस एनीबडी वांट टू आस्क समथिंग. सो आई विल स्टार्ट विद डॉक्टर संजय प्रधान. Just a brief introduction about Sanjay. He is founder and CEO of E-Kalakar. नहीं, थोड़ा सा आपके बारे में बताना जरूरी है, सबके बारे में. So Sanjay, जो मैं इसको वर्षों से जानता हूँ, he is passionate about this development sector.
एंड इसने मोर देन 20 इयर्स एक्सपीरियंस सोशल सेक्टर में किया है। ये कलाकार बनाया है जो एक यूनिक ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म है, जो आप थोड़ा सा बताना उसके बारे में कि कैसे हम एक कला को हम छोड़ते जा रहे हैं, जिसको आपने फिर से चालू किया है। ही इज़ ऑल्सो फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस एलुमनी एसोसिएशन, and skill mein I have seen him with lot of passion and he has put in the skilling etc. So Dr. Sanjay Pradhan, could you please share your thought on how you since you are doing lot of work on social sector and you do lot of work over 2 decades of your career on this social thing, how you measure the impact of advocacy and how you take this empowering initiative? Any ideas, any thoughts on these things, if you can enlighten the audience? नमस्कार। कितना लोग यहाँ फिजिकल प्रेजेंट है? मेंटली कितना लोग प्रेजेंट है यहाँ? तो आधा लोग मेंटली एब्सेंट है। ठीक है। तो ये दो, जैसे ऐश्वर्या जी ने बता रहे थे, इट शुड बी ए 2 वे। हम यहाँ कुछ करें, जैसे एंगेजमेंट हो सकता है। पहले तो सर को नमस्कार और हमारे को पैनलिस्ट को। ये बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ सार्थक ने पिछले 16 साल में जिस तरीक़ा से काम किए हैं, इम्पैक्टफुल काम किए हैं। मगर आज की जो टॉपिक है उस टॉपिक स्पेसिफिक हम आना चाहते हैं। दिव्यांगजन के लिए इधर हम एडवोकेसी करें या कुछ प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें, मगर उसका इम्पैक्ट कैसे मेजर करें। ऐसा हम बोलते रहेंगे, मैं जैसे एग्जाम में बोलते हैं मैं दिन में 18 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, भाई पढ़ाई का रिजल्ट क्या आया है? या कोई 2 घंटे अच्छे पढ़ाई करते हैं उनका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। ऐसे नहीं है, लेंथ ऑफ टाइम हम लगाएंगे तभी उसको देखेंगे। तो हम जब इम्पैक्ट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, क्या चीज़ को मेज़र करें और कैसे मेज़र करें, उसको जाने से पहले एक स्पेसिफिक केस, जैसे ई कलाकार का हम काम कर रहे हैं, उसका रेफरेंस देके मैं यहाँ आऊँगा। ई कलाकार एक इंटरेस्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है और ये शुरुआत करने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगा, आज का जो दिन है ये 26 जुलाई किसके लिए है पता है? ये कारगिल दिवस में या कारगिल विजय दिवस में हमारा सभी भारतीय सेना को नमन है और उनकी वजह से आज हम यहाँ शांति में बैठ पाए हैं। तो सभी के ओर से मेरा नमन है सभी सोल्जर को। जो ई कलाकार प्लेटफॉर्म एक बनाए है, हम सोचे हमारे देश का बहुत कलाकार है और इसका प्रीवियस सेशन भी उसके ऊपर था, हम कैसे मीडिया के थ्रू में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसको जगह को ले सकते हैं। तो उस हिसाब से आर्ट और आर्टिस्ट को हम पूरा जितना ट्रेडिशनल आर्टिस्ट है, ओडिसी, कथक, भरतनाट्यम, फोक आर्ट को लेके आए और ये आर्ट के थ्रू में मैसेज कैसे कम्युनिकेट करें, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव है। मगर आज का जो स्पेसिफिक चीज़ है, तो अभी तक हम क्या हो रहा था, ज़्यादातर डिसेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा पिछले जो 20 साल के एक्सपीरियंस में हम देखे, हम ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं एक्सक्लूसिव बैचेस के लिए, एक्सक्लूसिव ग्रुप के लिए। आप देखेंगे हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए स्पेसिफिक ग्रुप है, नेशनल एसोसिएशन फॉर डेफ है, नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मगर ये स्किल आगे बढ़ेगा जब एक इंक्लूसिव सिस्टम हम बना सकते हैं। तो ये इंक्लूसिव सिस्टम सर के गाइडेंस में NSDC में हम किए थे। पूरा देश भर में जितना जो ट्रेनिंग हो रहा था 2015-16 तक, हार्डली 5 से 7 हज़ार ट्रेनिंग हो रहा था। और सर भी बैठे यहाँ, एक NSDC का ट्रेनिंग पार्टनर एक साल में 2 से 3 लाख ट्रेनिंग करते हैं। भाई उनको थोड़ा पुश कर लो, 2, 3, 4% भी कर लिए, 5% कर लिए 2 लाख का, तो ये कम से कम 10,000 ऐसे ही अकेला ट्रेनिंग पार्टनर कर लेंगे या ट्रेनिंग कर पाएंगे। तो ये एक मकसद भी होना चाहिए। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव इट्स वेरी गुड क्योंकि स्पेसिफिक नीड के हिसाब से हो, बट इंक्लूसिव ये होना चाहिए जैसे सभी को साथ में लेके और स्केल भी कर सकते, और इट विल बी 2 वे कम्युनिकेशन। तो एक मेजर जब करने के टाइम में एक स्पेसिफिक पॉइंट को हमें ध्यान रखना है, हम कोई इनएबिलिटी को सेल नहीं करना है। और आशीष जी पहले जो उन्होंने बता दिया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, हम क्यों हर रोज सेल करेंगे भाई वो इनेबल है या डिसेबल है, वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको फन करना है, ये नहीं है, उनका स्ट्रेंथ क्या है। और अगेन आई थैंक सर, हम एक काम किए हैं उसका एग्जाम्पल देके आई विल क्लोज दिस।
जैसे हमें डिसेबिलिटी के साथ काम करने के टाइम एक गुजरात में कंपनी है जो नॉइज पोल्यूशन वहाँ हो रहा था, तो उन्होंने क्या करेंगे, सपोज मैडम ओनर है तो हम 2 लोग को काम में रखे हैं, तो उनको मिनिमम वेजेस भी होता है, तो मुझे 15,000 और मैडम को 15,000, 30,000 रुपया खर्च हो रहा था। और ये प्योर बिजनेस वुमेन है, गुजरात में उनको धंधा सबको सही तरीका से आता है, तो वहाँ क्यों 2 लोग रखे थे 8 घंटे की ड्यूटी में, कितना इतना नॉइज पोल्यूशन है, तो मैं 1 घंटा काम करूंगा और मैडम 1 घंटा रोटेशन बेसिस में हो रहा था। तो उस कैसे में स्पेसिफिक गाइडेंस लेके सार के ओर से हम सिर्फ हियरिंग इम्पेयर्ड को ट्रेनिंग किए और उनको उस काम में लगा दिए। जब वो लगाए, हम 2 लोग के जगह में आप 1 लोग को लगा के काम निकाल दिए, तो आपको एक बिजनेस वुमन के हिसाब से फायदा क्या हुआ, भाई धंधा मेरा बचा 30,000 के जगह में 10,000 या 15,000 में भी है, और मैं जो सार सपोज है हियरिंग इम्पेयर्ड है, उनको इतना लॉयल्टी है, वो इतना आसान से नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम दोनों कभी भी छोड़ सकते हैं और काम के टाइम में भी बहुत तंग होता है या हम डिस्ट्रप्शन होता है। उन्होंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, 8 घंटा प्योर काम किए हैं। तो हेंस एक है उनका स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करके लेना है, सेकेंड है उनका इम्पैक्ट जैसे है, कितना हम ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें कितना आउटरीच आया, कितना इनकम आया, ये एक स्पेसिफिक एरियाज को भी देखना है। और ओवरऑल जो एडवोकेसी स्पेस है, एडवोकेसी में हम क्या गोल रखे थे करने के लिए और हम उसको क्या कर पाए। तो टू समराइज दिस एक हमें दिव्यांगजन के लिए इंक्लूजन में जब काम कर रहे हैं उनका स्ट्रेंथ देखना है और ये स्ट्रेंथ को हाईलाइट करना है किसी के साथ हम जैसे कनेक्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा जितना गोल है हम उसको एक मॉडल बना लिए, मगर उसको कैसे इंटीग्रेट करके स्केल कर पाएंगे, दैट इज सेकेंड। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज जनरली जब हमारा काम हो रहा है हम उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे कोलैबोरेटिव फॉर्म में हम काम कर पाएंगे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स। थैंक यू सर। Thank you, Sanjay. Thank you, Sanjay. Thank you, Sanjay. I am honored to introduce my next panelist, Ms. Neelam Lola. She is educator and speech therapist at Aditya Birla Integrated School. She spent about 28 years in the field of education training for children who were hearing impaired. With such a huge or such a long experience with working all these people, I think we have to hear a lot of good thing from Ms. Neelam. She worked as a speech therapist for hearing impaired children at Education Audiology Research Center. I think you worked with multiple organizations on this particular subject. So, Neelam ji, with your experience of working so many organizations, you worked almost 3 decades in this area, and you get lot of positive feedback, negative feedback, and so on. So, if you can enlighten us about some kind of, or you can showcase a combination of technology or initiative to empower people with disability, or I generally say people with special abilities. So, over to you. Good afternoon. Is it okay? Hello. Good afternoon, everybody, and good afternoon to my panelists over here. I've been working with hearing impaired, and before we didn't have access to such good progress in technology. अभी हमारी टेक्नोलॉजी में कॉक्लियर इम्प्लांट आ गया है हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, वो जो एक बहुत बड़ा बोन है, big boon for the hearing impaired, and they learn to speak normally, how we speak, and so they can be included. So my aim has always been, from the beginning, my aim has been only that they should not be separated from the society, they should be integrated into normal society, into normal school, normal college, normal jobs. So my thing has been from the beginning, that has been my aim, and not to be secluded. And of course, I'm very happy Ms. Aishwarya is making that gadget where they can be included. But the access to this cochlear implant, it is a very expensive surgery to be done. And for 1 year, only for one single year is 6 lakhs is the surgery. And for 2, imagine, it is 12 lakhs, between 11 and 12 lakhs. That's quite a bit.
And that is not the end of it. So we have a lot of organizations who are funding these surgeries, including Tatas, and even the government is giving some grants. But the main thing which has been neglected so far, which I am working at, is post-surgery. The post-surgery, the gadget is so expensive. And we are working with small children. Small children, maybe even 1.5 years, who's running, falling. One child fell from the first floor, fell on the ear. The gadget broke. So the external part just itself was 3 lakhs. It's a lot of money for because I work with grassroots level. So I have a panel through whose help I garner financial aid for, say, even the magnet, just a little wire. So these are 10,000 rupees. And what are these people I teach? Rickshawalas, the children of rickshawala, buswala, odd job people. They cannot, their salary is only 10,000. How are they going to pay for a cable which is 10,000 rupees? I mean, they have to eat, they have to survive, there's batteries involved. So this is the work that basically I do. And also I have kept, with the donation of very generous patrons, I run a free library for teaching aids and books, which is the best medium to teach language. And also I have a good circle where I go and get them jobs. I go to schools and colleges and tell the teachers, make them aware. I give lectures to teachers so that they catch at the very basic level, the early education system teachers, I teach them so that they catch, oh, the child is not paying attention. It is just not ADD, not ADHD. Oh, there's something deeper to it than just a thing. So then they look into, get the ears tested, get the eyes tested, get everything tested, and then come to the conclusion what is wrong with the child. So early intervention is the best solution for to get the best outcome. So we try to catch them at young age, and then I give a talk to the teachers also in the schools, in the colleges, and where to give them seating, how to maximize the angle from where they're sitting, the message that is going into the gadget, the implant. These implants are also excellent for old age people, which people are not aware. Because of age, you lose your hearing. I've started losing a little bit of my hearing too. So, I mean, the affordability is a very big thing. And there is not much awareness to it. I mean, we easily say, "Behra hai kya? Sunta nahi hai." This is the attitude that we have. And I'm empowering the children, the families. I train the families, I involve the families in teaching the children, which I feel is very essential, because normally the mother-in-law क्या सास बोलती है, अरे तू तो जाती है, बहू को बोलती है, तू तो जाती है और स्कूल में काम मजा करके आती है, अभी काम कर बैठ के. When the mothers-in-law come, the fathers-in-law come, the brothers-in-law come, bhabis come, everybody comes into the session and they sit for so many hours, and then they have to practice at home. They realize they have empathy. So these are the strategies that I use. And I want to integrate each and every hearing impaired into normal society so that we do not need special schools, special aids, special institutions for the handicapped. This is my aim in life. That's it. I do not want anything else. And now I've got them jobs. I've got them a good salary, and colleges. Everybody is very cooperative. If you go with a sincere heart, everybody is very, very cooperative. And this is what I have been doing so far. And of course now, the height of it is they're telling me to start matrimonial services. Oh, not me. Anyway, but that was just a joke. But yes, have been to empower the parents, the children, the families. That's it. Thank you. Wonderful, 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 ma'am. And we have a lot of to learn from you. So now I am jumping the queue. Otherwise, लोग बोलेंगे तो क्या लाइन से चलने वाले लोग हो गए.
So I'm moving to direct to Dr. Vaishali. She is associate professor and former chairperson of the Center for Disability Studies and Action, School of Social Work at TIS. TIS, you know, Tata Institute of Social Science, one of the most prestigious institutes we have in India. She joined TIS in June 2002 as assistant professor. And I think since then you are working lot of, I have a huge list. यदि पूरी लिस्ट पढ़ने लगूंगा तो 5 बज जाएंगे. So we are honored to have you here. So ma'am, your different work you started in August 2013, initiating the center's first field action project, I Access Right Vision and so on. So again, I'm repeating a long story. Unfortunately, we don't have that time. But we would like to hear from you about the opportunities for collaboration and collective impact we can have. Yeah, thank you so much. I must tell that I am from the academia, from the Center for Disability Studies and Action, Tata Institute of Social Sciences. And so our center was the first center of UGC, which was established in 2006 to work in the sector of disability. So we have a MA program of 2 years in disability studies and action in social work. So primarily we educate the professionals as social work from the discipline of social work. So as social work educator or professionals, they work from policy level to grassroots level. So they work with panchayats, they work with community, they work with grassroots level. They also work with the Ministry of Social Justice as consultants to the secretary. So, and also to the PMO office and Niti Aayog. And one of them is sitting here next as our panelist here. So, I must tell, मुझे बताते में बहुत खुशी होती है कि United Nation कोविड के बाद 2020 में उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी एस्टैब्लिश की जिसको कहते हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन. तो all fundamentally, all organizations, whether it's government, NGOs, all sectors has to work primarily on the entire goal of disability inclusion, because that is a fundamental way to include people with disability in all the sectors. Also, if you look at the WHO health report 2020-22, जो 2 साल पहले आई थी, उन्होंने कहा 16% and above persons with disability are there across the globe. So you can imagine the population of people with disability is so high in the entire world. And also the definition of disability, अगर आप देखते हैं तो United Nations ने उसकी definition ये कही है, not as a medical condition, but they have said it that disability is evolving and dynamic concept. So you know disability की definition भी change हो रही है, because हमारे भी life पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ भी बहुत बदल रही है, एंड इट इज़ अ डायनामिक कॉन्सेप्ट. यू नो आज हम डिसेबल्ड you know because of age we may face a temporary or any kind of a condition, but disability is a dynamic and evolving concept. So in today's platform I would like to say that all the in terms of collaborations with the government, with the NGOs, with the education sector, or with other organizations, civil society organizations, these collaborations has to be evidence-based, based on the evidence-based practice. तो what do you mean by evidence-based practice? कि जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसका क्या evidence है वो आपको प्रस्तुत करना ज़रूरी है, वो आपको दिखाना ज़रूरी है. एक any form, either you show it in a particular print form or you show in any particular form, लेकिन उसका evidence होना ज़रूरी है. जो भी आप काम करते हैं, कोई collaborations करते हैं, उसका impact, उसका social impact होता है, तो for that you have to have a evidence-based practice or evidence-based research in that area is very important. Second thing I want to say that all the collaborations, whatever collaborations we are doing, whether it's with the government, we have 9 national institutes in India, and these are 9 national institutes are of different disabilities, like National Institute for Empowerment for the Visually Impaired is in Dehradun, okay? Hearing impaired is in Mumbai. Sikandrabad, it has a intellectual disability. Chennai has a multiple disability. So are we collaborating
with the national institutes, this is a question we all have to ask. If we are not collaborating, then we have to, set a kind of a goal to collaborate with national institutes, because they are also waiting for all the organizations to collaborate and bring out best practices. So I think these kind of collaborations with the government organization is very important. Second thing, I want to say that collaborations with NGOs, whatever NGOs are, working, and I'm very glad that Sarthak is now empowering 3.3 million people with disabilities. And as a one NGO, with all the kind of collaboration and the social impact which Sarthak has made, is 3.3 million people with disabilities are being impacted, with Sarthak, which is such a, I think, a big round of applause for Sarthak for, connecting the lives of people with disability of this, this kind of a magnitude is a huge. Next point I want to say is about disability data. Where is the disability data today of persons with disability? We have a Census of India 2011, we have a NSSO round of data 2018. The NHFS has rejected disability in the last year, because I spoke to the NHFS head, who was a professor from IIPS, and he said that, ma'am, the definition of disability is too complex. It's, because there are 21 types of disability now, and the definition of disability is too complex, so we are very scared that when we are collecting the data of people with disability, it will be so segregated. So this is what they said, that how even the national bodies are not accepting the data collection of persons with disability is a big question mark. And there are a lot of PILs have been filed up in Supreme Court that, why disability is not included by such a national body, for collecting, just to know, like we have caste census, happened in Bihar. So you come to know that vulnerable section of people are there. But similarly, disability census should be there. I think Sarthak and all national institutes should play a big role in having a disability census through the national institutes. Of 9 national institutes are already there. And just now in the morning I heard from the governor, Honorable Governor Sir, that there will be a digital data which will be collected, of people, census will be collected digitally. So I think we need to really think about it, that how disability data is so important. Agar data nahi rahega na, to fund nahi rahega. Or agar, if you look at the current budget is 12,000 crores, 12.5 thousand crore rupees is allocated by Ministry of Social Justice to Ministry of Social Justice for disability. So I think these are bigger questions which I want to put forth, that unless the data is there of person with disability, then how can you develop that sector without the budget? So you need to have a huge disability budget by collecting the database of people with disability through evidence-based research or evidence-based practice, so that we have a significant amount of money in all the programs. If you look at the higher education, what is the budget today? If you look at the skill education and skill development, there is a huge budget. But there is a skill council for people with disabilities. How they are collaborating with each other. तो मुझे लगता है कि कुछ जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ है और कुछ जगह पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. In the form of evidence-based practice and evidence-based impact on people. People should say that I have benefited a lot. Yesterday I had a student, who was alumni of TIS, और वो मेरे से मिलने आए कि मैम आपसे मिलना है. He was from Center for Criminology and Justice, जो टाटा इंस्टीट्यूट में हम पढ़ाते हैं. So he has founded an organization called Law Foundation in Bihar, and he is working with judiciary and prisons. तो मैंने कहा कि आप prisons में person with disability के साथ काम करते हैं क्या? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हमने मैम एक visually impaired person जो जेल में 4 साल बंद था, हमने उसके ऊपर काम किया और within 15 days we have evacuated him. So उनके लिए लड़ने वाला कोई नहीं है. So I think these are the areas like judiciary, prisons, जहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है. और I think unless until आप में वो आग होनी चाहिए कि काम आप person with disability, whichever sector they are, whether it's prisons, whether it's judiciary, whether it's a grassroots level, whether it's village, panchayat, any particular sector, उसमें काम करने की ज़रूरत है. And I think Sarthak can play a very significant role in taking the lead and have a collaborative sector, a
sectorial division where you can work with villages, you can work with different sectors which are neglected areas, which have never been worked upon. Like for example, today I heard a very good news of Sarthak that it's registered with National Stock Exchange. I think that was a dream of every person with disability, and I think today with this platform of 16th Foundation Day of Sarthak, it has been come true. So it's a fundamental achievement of Sarthak to have included in the National Stock Exchange, which actually shows that you are contributing to the economy of our country. So such a big thing, you know. And so all these initiatives which collaboration has to be made, and fundamentally the impact of this collaboration and the outcome of this collaboration is empowerment of persons with disability. And also to provide them justice. I think if you provide them justice, to whatever extent, they will come on the stage and they will share that they have been benefited by Sarthak or any other organization. So I think that's very, very important an outcome. I also want to show here that the Center for Disability Studies and Action has 3 field action projects. One is I-Access Rights Mission, which is basically working on accessibility of students with disability in higher education. So we worked with 15 universities of Maharashtra and we developed a disability policy for higher education, you know, and with the Directorate of Higher Education, and this is in the cabinet now. So without any money, we have not taken any single rupee from anyone, only our students, TIS students, and you know, we work with all the 15 universities officials, and we could able to bring that change. And also we have a project called Micro Level Planning of Disability, we are working in the community with the rack pickers, children with disabilities, and we have an early intervention center, and free of cost all the therapies are given. We collaborated with one NGO and we are running that particular micro level planning, which means people's plan. What do people want? I think we should give them what they want. Instead of we thinking that we are experts, we know everything, I think the time has come of inclusion where we have to participate and bridge these kinds of gaps and connect with people directly to bring about that change. And third is ICBR, which is working on a community-based rehabilitation. So like this, we do a lot of work, and all our students, we are very proud that TIS students were working with Sarthak and in the initial stages of Sarthak, and really use their knowledge of disability studies to develop the sector. And with this note, I would also like to show here, we have a TIS journal on disability studies. Since I'm talking about evidence-based practice, so I thought I must bring this. So this is a UGC Care listed journal and international standard, and all the 7 issues are out, and you can Google, and it's all available free of cost on the net. And we try to do our best in terms of bringing disability at the center stage and talk and advocate for persons with disability in whichever sector, whichever area we are. So thank you so much for the opportunity. Thank you, Dr. Vaishali. So our next panelist is Ms. Sampada. She is Director Perkins International School for the Blind India Foundation. Again, she is a very experienced lady here with more than 27 years of experience. Her role includes training managers, principals, coordinators, and special educator. She is a writer also. This is a very wonderful thing. She has authored and contributed to various publications and educational training materials. She has presented paper at several national and international conferences. She was presented multiple awards also. So, ma'am, we would like to know from your experience about how can we showcase successful initiative and sharing the lessons which we have learned. If you can share some of your experience also. I think you worked in multiple countries also. So that experience we would like to know from your... Thank you so much. ये लास्ट पैनल डिस्कशन है. लास्ट सेशन को हमेशा ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं, क्योंकि लोग, आधे से ज़्यादा लोग यहाँ शायद योग निद्रा में हैं और बचे हुए आधे सोच रहे होंगे कि ये कब ख़त्म हो तो हम घर भी जाएं. तो विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम मैं कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे टच करना चाहूँगी.
आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताना चाहती हूँ मैं कि हम कोलैबोरेशन की बात कर रहे हैं। तो मुंबई से निकल के थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के स्टेट में चलिए, तो वहाँ का एक सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जब हमने काम करना शुरू किया तो सिनेरियो मुंबई से बिल्कुल अलग है वहाँ पे। तो मल्टीपल डिसेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, उधर सिंगल डिसेबिलिटी के लिए भी कोई भी एक सेंटर, प्रोग्राम, प्रोफेशनल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो शुरू में जब हमने वहाँ पे काम करना शुरू किया तो हमने सोचा कि सबसे पहले एक स्क्रीनिंग कर ले, ताकि ये तो पता चले कि कितने बच्चे हैं कुछ 7-8 ब्लॉक्स में जिनमें हम काम कर रहे थे। और इसके लिए हमने सोचा कि सबसे अच्छा होगा कोलैबोरेशन करना आशा वर्कर्स के साथ, क्योंकि आशा वर्कर्स से ज़्यादा कम्युनिटी को अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। तो आशा वर्कर्स के ट्रेनिंग के बाद हमारी लोकल टीम और उन्होंने मिलके जो डोर टू डोर स्क्रीनिंग किया, उससे तकरीबन 1000 के ऊपर बच्चे विद डिसेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई किए, जो अब तक घर पे ही थे, क्योंकि उनके पास और कोई भी विकल्प नहीं था, ना थेरेपी का ना एजुकेशन का। तो नेक्स्ट हमने सोचा कि इनके लिए कुछ तो एजुकेशनल सर्विस हमें शुरू करनी है। तो हमने होम बेस्ड इंटरवेंशन से शुरुआत की, लेकिन उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे बच्चों को मोबिलिटी, इवन घर के अंदर, घर के बाहर तो बात की बात है, पर घर के अंदर भी इंडिपेंडेंटली घूमना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को फिज़िकल इश्यूज़ भी थे। तो नेक्स्ट स्टेप था कि सबसे पहले तो इनको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी ऑफिस, इनके पास जाके इनको सबसे पहले बताना कि इतने बच्चे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं जिनके लिए और कोई भी ऑप्शन नहीं है। और उनके साथ मिलकर कई सारे कैंप्स लगाए गए जिससे इन सारे बच्चों को सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट चैलेंज था कि केवल सर्टिफिकेशन से किसी को मोबिलिटी नहीं मिल पाएगी, तो जो असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत थी, चाहे वो व्हीलचेयर्स हो, वॉकर्स हो, कैलिपर्स हो, उस सब के लिए हमें लार्ज स्केल पे किसी संस्था की ज़रूरत थी जो ये असिस्टिव डिवाइसेस उन बच्चों तक पहुंचाए। एंड फिर एक कोलैबोरेशन किया हमने एलिम्को के साथ, जो कानपुर में है, और एलिम्को की टीम ने आकर 3, 4, 6 कैंप्स लगा के सारे बच्चों का असेसमेंट और उनके नीड बेस्ड असिस्टिव डिवाइसेस दिए। उसके बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि घर पे तो इनको इंटरवेंशन मिल रहा है, पर कोई एक ऐसी जगह भी हो जहाँ सब बच्चे और पेरेंट्स इकट्ठा हो पाए। और तब शुरुआत हुई एक ऐसी जगह खोजने की जो कम्युनिटी में उनके लिए एक्सेसिबल हो। और जो पंचायत भवन था गोसाईगंज ब्लॉक का, उन्होंने हमें स्पेस दी फ्री ऑफ कॉस्ट, जहाँ पे एक छोटा सा सेंटर की शुरुआत हुई, जहाँ तकरीबन 300 बच्चे आकर थेरेपी और एजुकेशन पाने लगे। उसके बाद रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी सारे बच्चे हैं 3 से 6 के एज ग्रुप में, जो अगर आंगनवाड़ी में जाए तो उन्हें कुछ तो किसी तरह का तो सहायता या सपोर्ट मिलेगी। हम सब जानते हैं कि आंगनवाड़ी में ज़्यादातर बच्चे मिड डे मील के लिए आते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आंगनवाड़ीज़ का ट्रेनिंग करें, जिससे हमारा उद्देश्य इतना ही था कि एक तो वो किसी भी बहु दिव्यांगता से ग्रस्त बच्चे को एनरोलमेंट मना न करे कि आप यहाँ मत आइए, और दूसरा उद्देश्य था कि किसी तरह की कोई कॉमन एक्टिविटी में उनको इन्वॉल्व करे जिसमें विदाउट डिसेबिलिटी हर बच्चा बेनिफिट करे। कम्युनिटी से काफ़ी सारे पेरेंट वॉलंटियर्स हमारी टीम ने मिलके जब इसकी शुरुआत की तो तकरीबन सारे बच्चे जितने उस एज ग्रुप के थे वो आंगनवाड़ी में जाने लगे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हर बच्चे को घर से बाहर निकलने का एक मीनिंगफुल अवसर मिल गया। उसके बाद ये भी रियलाइज़ हुआ कि अब जो लोकल स्कूल्स है गांव के, उसमें भी कुछ बच्चों का एनरोलमेंट होना
बेहद ज़रूरी है। तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी रेजिस्टेंस हमें मिला कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनको एडाप्टेशन कौन देगा, सपोर्ट कौन करेगा। और हमने सोचा कि क्यों ना 2 बच्चों से हम शुरुआत करते हैं जो एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल के तौर पे बाकी स्कूल्स भी देख पाए। और 2 लड़कियों के साथ, नैना और सुनैना, हमने इंक्लूजन की शुरुआत की। दोनों को विजन इम्पेयरमेंट थी, फिजिकल इश्यूज और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी थे। पर अराउंड 5 से 6 महीने हमारा एक डेडिकेटेड एजुकेटर जो हफ्ते में कम से कम एक बार उस स्कूल में जाके टीचर्स के साथ काम करती थी, इन सारे प्रयासों के बाद उस स्कूल को भी ये पता चला कि इनमें काफ़ी सारा बदलाव आ रहा है स्कूल में आने की वजह से, जो केवल एकेडमिक ही नहीं था, पर चाहे हम कम्युनिकेशन की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, हर एरिया में उनको एक डिफरेंस नज़र आने लगा। और इसकी वजह से उस स्कूल ने और 10 बच्चों को खुशी से एनरोल करने का तय किया। एक स्कूल ने उनके फंड्स और ग्राम पंचायत के फंड से उन बच्चों के लिए एक एक्सेसिबल टॉयलेट भी बनाया, ताकि जितने बच्चे वहाँ विद डिसेबिलिटी आते हैं उनके लिए एक प्रॉपर एक्सेसिबल टॉयलेट भी हो। पर ये जो सारा एफर्ट है वो आई थिंक किसी एक व्यक्ति या किसी एक संस्था से नहीं हुआ, तो इसमें काफ़ी सारे लोगों का एक मिला जुला प्रयास था, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, ऑर्गेनाइजेशंस हो, आशा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हो, हमारी लोकल लेवल की टीम हो, कम्युनिटी का हर एक व्यक्ति हो। आई थिंक इन सब का ये एक मिला जुला प्रयास है, एंड जो कोलैबोरेशन से ही संभव था। क्योंकि हम लोग अपने आप से काम करते तो शायद हम 50-60 बच्चों तक पहुंच पाते, पर हज़ारों बच्चे उन तक पहुंच पाना तभी पॉसिबल होता है जब हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन का सोचते हैं। तो थैंक यू। वंडरफुल मैम। हमारे गांव में एक आश्रम है, वहाँ पे एक लिखा हुआ है हिंदी में, जहाँ चाह वहाँ राह। सो आई थिंक आपकी सोच स्टार्ट हुई, एक एक ऑब्स्टेकल या जो भी कंस्टेंट एरिया थे, जो भी आपने कैसे ब्यूटीफुली उनको निकाला, आगे तक लेके जाए, और हज़ारों बच्चों को आपने इस लायक बनाया कि वो कहीं अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सुधार सकें। अब एक छोटा सा मेरा बचपन का एक सीक्रेट बताता हूँ आपको। मेरे को प्रिंसिपल्स से बड़ा डर लगता था, और उस डर के मारे मतलब मैं कभी बोल नहीं पाया प्रिंसिपल के आगे। बट हमेशा मैं सोचता था कि यार कोई प्रिंसिपल मेरे को मिल जाए तो कभी ना कभी बदला जरूर लूँगा मैं। आज मैंने वो मौका ढूंढ लिया। रजनी जी प्रिंसिपल है और मैंने सबसे लास्ट में उनको लिया। अब एक सपना मेरा पूरा कर दिया रजनी जी आपने। सो एक चीज़ तो कम से कम लाइफ में थोड़ा सा ये सुकून रहेगा कि आई गोट ए प्रिंसिपल वेटेड फॉर क्वाइट सम टाइम। So she's principal at Victoria Memorial School for the Blind. Very knowledgeable lady. I got a chance to meet her before this session. अब मैं इनके लिए क्या बोलूँ, प्रिंसिपल है, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब हो सकता है इस सेशन के बाद पता नहीं क्या सुनने को मिल जाए। बट आफ्टर completing her masters in sociology and specializes in multiple disabilities, she has been in the field of special education for last 15 years plus. She worked with people with special need across several education boards towards inclusive education and so on. She is a master trainer with CBSE for inclusive education since 2018, and currently she is associated with 122-year-old prestigious institutions. Am I right, ma'am? Great. So she will take us to a very good subject, that how can technology like accessibility tools, assisting devices and so on can build capabilities among people with special needs and empower them to be self-independent. Ma'am, over to you. Good evening, everyone. Like Sampada ma'am said, that I'm the last person speaking. So, thank you, sir. So, talking about accessibility,
my panelists have actually spoken about a lot of points that needs to be covered. But talking about accessibility and especially the accessibility for employment and for schools and for many other areas that we generally see. And I am not only specifically talking about a particular disability, because as ma'am mentioned that there are 21 disabilities that have been listed. So catering to all of them, so the challenges that we have experienced, or I have experienced, is when it comes to education, the accessibility to education, yes. And for that we have lots of aids and assistive devices, technologies. Today, a lot of innovations have come in which talk about and which bring in inclusion. And talking about that, so if we generally see a visually impaired person and we think that if that person has to use computer or go to a job and use a computer, how is he supposed to use the computer? Because generally people ask me, are they using the same computer that I use? Yes. So that's again accessibility, because there are simple applications, simple technologies which have made their life easy. So there is NVDA, and it's the non-visual display which helps them to use any general computer and make use of it like any one of us. So also the voice recognition softwares. The panel who just spoke before us spoke about the gloves, that for the hearing impaired. So in fact, there are, that was an amazing thing. And I would like to also say that, of course, when we talk about entertainment, we talk about education, we talk about everything. But we do not realize that there are so much of inclusion that needs to happen even in recreation, leisure, when it comes to play, when it comes to, including them everywhere. So there, I would like to say that there is a new application, like how the gloves came in for hearing impairment, that helps them. So there's also applications. अगर आप मूवी देखने गए हैं, आप जो भी देख रहे हैं स्क्रीन पे, कभी कभी ऐसा होता है कि स्क्रीन पे बहुत सारी चीज़ चल रही होती है, एक बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, एक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, फेस पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं एक्टर्स के, लेकिन एक विजुअली इम्पेयर्ड अगर उस मूवी को देख रहा है तो वो तो सिर्फ सुन रहा है. तो अगर वो सिर्फ सुन रहा है तो वो कितने सारे डिटेल्स मिस कर रहा है. उस म्यूज़िक के दौरान, उस एक्सप्रेशंस के दौरान कितनी सारी चीज़ें हैं जो मिस आउट हो जाती है. सो अभी व्हेन आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द एक्सेसिबिलिटी, देयर इज़ एन एप्लीकेशन विच इज़ कॉल्ड नोवाफ्लिक्स, जो वॉइस ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आता है. सो जैसे हम कैप्शंस की बात कर रहे थे फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड, जो कि कोई भी चीज़ को विथ कैप्शंस पढ़ सकता है, सेम वे एक विजुअल इम्पेयर्ड के लिए यूजिंग दिस एप्लीकेशंस गिव देम एन एक्सेसिबिलिटी टू for the entertainment that any one of us would like to see the movies or enjoy the movies. So ऐसे बहुत सारे accessible devices हैं, assistive devices हैं, जो उनको education में, mobility में, जैसे हमने देखा, in the last panel we had someone who's the panelist who spoke about the belt, a kind of a gear that was helpful. So same way there are many other, like the smart canes that he spoke about. There are smart glasses today, which can be eyes for the visually impaired. They can actually tell you each and every detail that is, happening in front of them. They can tell you the age of the person who's sitting in front of them. They can tell you whether it's a male or a female. तो ये सब चीज़ें जो है, ये हमारे
पर्सन विद डिसेबिलिटी की लाइफ को एक्सेसिबल बनाने के लिए है, उनकी लाइफ को बिल्कुल ही हम जैसों के द स्टीरियोटिपिकल लोगों की तरह ही हम उनके साथ वो हमारी तरह लाइफ को एक्सेस कर सकें, इसलिए है। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन, व्हेन आई टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, इसमें कम्युनिकेशन भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, जहाँ पे द चिल्ड्रन, द पर्सन विथ ऑटिज्म एंड ऑल, जहाँ पर सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, वहाँ पर इट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट व्हेन दे यूज़ द tablets or the mobile phones or the applications for communication. So coming to the point is that today when we talk about employment, especially because sir told me about connecting it to the employment, so it's very important to have this accessibility, and which is more or less there. Creating awareness is equally important, and providing them jobs and trainings is also an integral part for, and I think Sarthak has been into lot of the work that has been there for employment as well as accessibility. All right, thank you so much. Thank you, ma'am. So before I conclude the session, I would like to thank that young lady. She's interpreting since morning along with her colleague. थोड़ी ताली ज़्यादा बजनी चाहिए थी इनके लिए. She is working hard since the morning. So now concluding the session, so I'll start with Sanjay. He rightly pointed out a very crucial point for the employer, corporates and everybody. Finding right opportunity for these people with special abilities. He gave beautiful example of Gujarati people in a positive sense, definitely. And we need to identify strength of such people and how can we use that strength for the businesses. Neelam ma'am, again, the very crucial one-liner point you raised, that early intervention is very crucial. Vaishali ji, again, very important point. There is no clear definition of PWDs even today. Tomorrow maybe किसी को mobile phone चलाना नहीं आता तो he may be treated as disabled person. You never know. So one important fact, we don't have any reliable data on disability. Again, very surprising fact, but it's a fact of the life. Sampada ji beautifully explained the solution-based approach and how she overcome different difficulties and spread the awareness and result-oriented approach, I can say, with innovative methods. And finally, my principal, ma'am Rajni ji, she enlightened us on different accessibility devices, how can we uplift the standard of living of people with disabilities. So concluding this session, I think Sanjay want to say something. से एक लाइन बता दो, हमारा दिव्यांगजन मित्रों के अंदर ज़्यादा हुनर है, पर्टिकुलरली जो क्रिएटिविटी कलाकार है, तो हमारा ई कलाकार प्लेटफॉर्म में लगभग अभी पिछले 3-4 महीने में अराउंड 500 आर्टिस्ट को हम अपॉर्चुनिटी दे चुके हैं, इंक्लूडिंग दिव्यांगजन के लिए। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपके अंदर में कला छुपा है, यू रजिस्टर देयर एज एन आर्टिस्ट, और वहाँ हम अपॉर्चुनिटी पब्लिक में लेके आते हैं. So hope you also will be able to get that. Thank you, sir. Thank you, and again thanks a lot to Sarthak and the team. With that, one last point, if somebody want to ask something, Mr. Bhatnagar. Sir, do you need? Look, the theme is unified empowerment. मैं ये कहता था कि भाई this CAP Sarthi is an app that Sarthak has developed,
precisely for this कि भाई everybody should have the same information, reliable, consistent, up to date. So more people that you see having people with disabilities, please encourage them to download the app and become part of it. Like say Sampati ji talked about that development, so उसका एक case study बना के भेज दीजिए, तो उसको हम ऐप में डाल देंगे, तो लोगों को आइडियाज़ आने शुरू हो जाएंगे कि हाँ इस तरह से भी काम हो सकता है. And that's what the importance of that particular app is. So please, I would request everybody कि आप अपने circles में फैलाइए. उसके बाद Google Play Store में है, कैप साथी नाम है, and it will be very good for all of us. Thank you, sir. Can we have a group photo, please? उससे पहले एक सेकंड फेलिसिटेट तो करना, ऐसे कैसे आप हमारे इतने अच्छे आपने हमको बातें बताई, तो मैं अतुल जी से ही निवेदन करूंगा कि आकर के सम्मानित करें हमारे यहाँ पे अतिथियों को. अतुल जी, हाँ, लेडीज फर्स्ट. अतुल जी, जी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. एक ग्रुप फोटो हो जाए सबके साथ. अतुल जी मध्य में आ सकते हैं. चलिए. ये भारत को स्किल करने की मीटिंग हो रही है. बहुत बढ़िया. तो इसी के साथ सार्थक का 16वां अधिवेशन, 16th नेशनल कॉन्फ्रेंस कम्स टू एन एंड. मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं कि आप लोग ने अपना समय निकाला. आप लोगों ने समझा कि सार्थक कैसे दिव्यांगजनों के लिए एक प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है, एक निमित्त का काम कर रहा है, एक मीडियम का काम कर रहा है. ईश्वर की बड़ी कृपा थी कि माननीय राज्यपाल साहब भी आए और उन्होंने भी ब्लेसिंग्स दी. और इसके साथ मैं आप सभी के माता पिता और परिजनों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आप लोगों को हौसला दिया कि आप कुछ आगे जीवन में कर सकें. हम मिलेंगे दोबारा अगले वर्ष. उससे पहले अगर आप सबको कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई ज़रूरत है, तो हमारे 26 सेंटर्स में, मुंबई में हमारे 2 सेंटर्स हैं, एक थाने में, एक अंधेरी ईस्ट में, पुणे में है. वहां पर आइए, वहां पर सेंटर से मिलिए. अगर उसका पता या फोन नंबर्स चाहिए तो आप sarthak.edu.org पर आप सर्च कर सकते हैं. हमसे वहां जुड़िए और जो आपकी तकलीफ है, जो आपकी समस्या है, हम उसका पूरी शक्ति से समाधान करने का आश्वासन देते हैं. मैं दोबारा आप सबका धन्यवाद करूंगा. आज के लिए बस इतना ही. आप लोगों से मिल करके, आप सबका प्रेम देख करके, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मुझ पे बने रहे, सार्थक पे बने रहे, भारतवर्ष पर बना रहे, यही मेरी ईश्वर से कामना है. जय हिंद, वंदे मातरम.